हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और वहीं से फिर कंसेप्ट ऑफ इंटरफेरेंस को डिराइव करेंगे जो मुझे आगे डिस्कस करना इन द ड्यू कोर्स। मतलब आज भी डिस्कस करेंगे, हो सकता है कल भी डिस्कस करना पड़े, हो सकता है थर्ड लेक्चर में भी डिस्कस करें, तो ये हम सारा काम करेंगे एज पर माय 11th क्लास नॉलेज। जो मैंने वेव्स के चैप्टर में स्टडी किया था कि अगर मेरे पास किसी मीडियम के अंदर मोर देन टू वेव्स हैं, two or more than two waves, then resultant amplitude at a point is given by the vector sum of amplitude or displacement of individual wave। तो मैंने कहा सपोज कर लेते हैं मेरे पास एक तो वेव ये है भाई मीडियम के अंदर, दिस इज माय वन वेव, और एक वेव मैंने और बनाई नीचे, उसको मैंने थोड़ा सा छोटा बनाया, मींस एम्पलीट्यूड कम रखा। इसको मैंने कहा सपोज ये एम्पलीट्यूड A1 है, ये एम्पलीट्यूड A2 है, या ये मेरा Y2 है, ये मेरा Y1 है। एक ही बात है, कुछ भी कह सकते हो आप। नाउ दिस विल बी इक्वलेंट टू, नाउ देयर आर टू पॉसिबिलिटी। एक तो पॉसिबिलिटी ये है भाई कि ये वेव एग्जैक्ट ऊपर को थी और नीचे वाली भी इसके साथ जाके ऐड होगी, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड दोनों का ये आ गया भाई, दिस इज माय रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। हेयर y बराबर है y1 प्लस y2, वेक्टर एडिशन है ये, बी केयरफुल। हेयर एक तो पॉसिबिलिटी ये है और एक पॉसिबिलिटी ये है भाई, ये वन वेव है, दिस इज योर अनदर वेव। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैंने अब डॉटेड ड्रॉ कर दिया, दिस इज रिजल्टेंट, दिस इज y वेक्टर इज इक्वल टू y1 वेक्टर माइनस y2 वेक्टर। और यहां पर भी इसको डॉटेड बना लो ताकि क्लैरिटी रहे, मेरे पास एक वो है और एक वो है। ठीक है बच्चा जी, यहां पर भी इसको डॉटेड बना लो। ये दो सिचुएशन है, ये दो तो एक्सट्रीम सिचुएशन दिखाई है मैंने, और भी कुछ हो सकता है। बिकॉज देखो ना, कोई जरूर थोड़ी ना कि क्रेस्ट पे और ट्रफ पे या क्रेस्ट ट्रफ पे बीच इन बिटवीन में तो पॉसिबल, लेकिन मैंने दो एक्सट्रीम बना के दिखाया है आपको, राइट। ये मेरा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, ये मैं अपना 11th क्लास में पढ़कर आया हूं। अब इसी प्रिंसिपल में ये सपोज कर लेते हैं, एक ये सोर्स है विच इज एमिटिंग, ये ऐसे बना लो इसको, एक ये सोर्स है आपके पास, सोर्स ऑफ लाइट लाइक दिस, दिस इज S1, और एक स्लिट और है, आप सपोज कर लो दिस इज योर S2। दोनों वेव्स निकाल रहे हैं, दोनों वेव्स निकाल रहे हैं, और ये कोई पॉइंट P है, दिस इज एनी पॉइंट P, दिस इज एनी पॉइंट P। इसने अब वेव कैसी निकलती है वो पहले लिख लेते हैं। जो वेव निकलती है मैं ये पढ़कर आया हूं, y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस माइनस kx। चलो पहले प्लस kx से बात कर लेते हैं, ठीक हो गया। यही वेव है, ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन है ये। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t, व्हाट इज k, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू x। भाई 2 पाई बाय लैम्डा इंटू x, ये फेज डिफरेंस नहीं बन जाता, तो y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई। ये शेप मैं यूज करना चाहता हूं, ये शेप मैं यूज करना चाहता हूं भाई, वो मैंने यहां लिख ली पहले अलग से। अब ये निकाल रही है इक्वेशन, y1 बराबर है a1 साइन ऑफ ओमेगा 1 इंटू t प्लस फाई, और ये निकाल रही है इक्वेशन y2 इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई। दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है भाई, सेम सोर्स थोड़ा ना है, दोनों अलग अलग निकाल रहे हैं। शुरू में तो क्या होगा, x दोनों सेम पोजीशन में, दोनों का x 0 होगा। जैसे से आगे जाओगे, सपोज कर लो मैंने कहा भाई ये डिस्टेंस x1 है और ये डिस्टेंस x2 है, कॉरस्पॉन्डिंग x1 x2 के कॉरस्पॉन्डिंग अलग अलग फेज आ जाएगा। देख लो आपकी बात, सपोज कर लो जो पॉइंट P पर पहुंच रही है वो y1 बराबर है a साइन ऑफ ओमेगा 1 t प्लस फाई 1 पहुंच रही है, और जो y2 पे पहुंच रही है a2 साइन ऑफ ओमेगा 2 t प्लस फाई 2 पहुंच रही है। कोई डाउट हो यहां तक, कोई डाउट हो? ये मेरा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, ये इसका एडिशन है, ये वेक्टर सम था, तो वैसे तो ये होना चाहिए था प्लस
अंदर माइनस आएगा। तो दिस इज, यहां पर मुझे वेक्टर समय प्लस ही लगाना चाहिए, वो तो मैग्नीट्यूड माइनस बनेगा अपने आप, कोई डाउट हो। बीच की फिगर को रब कर लेते हैं, क्योंकि मुझे अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स करना है, तो इसलिए बीच की फिगर को रब कर लेते हैं। इस फिगर को रब कर लेते हैं। तो विद ड्यू केयर, मैं आराम से ध्यान रखते हुए मैंने उसी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज करना है सारा काम करने के लिए। तो मैंने फिगरें रब कर ली, ये फिगरें मैंने रब कर ली। ठीक है बच्चा जी, इसको रब कर लेते हैं। और जो फिगर बनाई है उसका बेस मैंने साथ साथ आपके सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से बेस निकाला है उसका। मैंने क्या कहा है कि ये मेरी इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव है, इसको इन टर्म्स ऑफ फाई लिख सकता हूं। शुरू में यहां पर दोनों का एक्स सेम होगा, इनिशियल पोजीशन थी, मान लो मैंने कहा एक ही जल से चल रहे हैं, पॉइंट पी पर पहुंचना है, एक ने डिस्टेंस x1 चला, दूसरा डिस्टेंस x2 चला, तो उसका वो φ1 बन गया, इसको φ2 बन गया। ठीक हो गया। अब पहले मानते सिर्फ पहले वाला ही वहां पहुंच रहा है, पहले वाला ही पहुंच रहा है। सो व्हाट विल बी I1, इंटेंसिटी क्या होती है, k y1 स्क्वायर हो जाएगी, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, क्योंकि y1 क्या है, डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट। तो क्या बन जाएगा कि व्हाट इज y1, क्या है बच्चा जी, ये रहा a1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा 1 t प्लस फाई 1 कर लो इसको स्क्वायर। ठीक हो गया। अब जो मैंने लिखा है ओमेगा 1, अगर ये लाइट वेव है, लाइट वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो रफली 10⁻15 हर्ट्ज होती है, याद करने की जरूरत नहीं है, 1 मिनट में निकल जाएगी। व्हाट इज सी न्यू लैम्डा, व्हाट इज न्यू सी बाय लैम्डा, व्हाट इज सी 3 × 10⁸8, और वेवलेंथ होती है एंगस्ट्रॉम के अंदर। तो मैं मान लेता हूं लोअर मोस्ट, तो चलो रफली मान लो येलो लाइट की मान लो 5000 एंगस्ट्रॉम, तो 5000 × 10⁻10 मीटर। ठीक है बच्चा जी। तो रेफर ये रफली 10⁻15 हर्ट्ज आ गई है अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि 3 और 5 को काट दो, पावर 10⁻15 बन गई ना, तो इसलिए याद करने की जरूरत नहीं है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा वेरी करेगी, तो क्या करते हैं फिर हम टाइम एवरेज निकालते हैं। सो व्हाट इज टाइम एवरेज, क्या निकलेगा इसका, के a1 स्क्वायर, इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, हाफ आएगा 1/2, साइन ओमेगा टी का ओवर ए कंप्लीट साइकिल 0 होता है, और साइन स्क्वायर का 1/2 होता है। तो सॉल्व करके ये आ गई भाई I1, पहले वाले सोर्स की I1। अगर खाली दूसरा वहां पहुंच रहा हो, तो अगर I2 कितनी आ जाएगी, के A2 स्क्वायर बाय हाफ, यही बनेगी। लेकिन मैंने दोनों छोड़े, दोनों इकट्ठे पहुंचे वहां पर, अब क्या होगा, व्हाट विल बी दिस, दोनों इकट्ठे छोड़ दिए, रिजल्टेंट इंटेंसिटी के y1 प्लस y2, दोनों का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। यही कह रहा हूं मैं, तो सुपर इंपोज हो जाते हैं, मैं तो यही कह रहा हूं, यही तो बोल रहा हूं मैं कि दे गेट सुपर इंपोज्ड, और तो कुछ नहीं कहा मैंने। तो ये क्या बनेगा, के y1 स्क्वायर प्लस के y2 स्क्वायर प्लस 2k y1 y2, यही बनेगा, कुछ और बनेगा, चेक कर लो भाई, चेक कर लो बच्चों, कुछ और तो नहीं बनेगा, चेक कर लो। ये मुझे पता है, ये रहा, ये निकाला मैंने, इसको सॉल्व करके सारे को, यही तो है सारा, ये आया मेरे पास। क्योंकि जब मैं टाइम, क्योंकि अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी तो चेंज करेगी, उसका भी तो मुझे टाइम एवरेज निकालना पड़ेगा। मैंने क्या कहा, ये आ गया, अब ये फिर वेरी कर रहा है, इसका भी टाइम एवरेज। तो व्हाट इज द टाइम एवरेज, IR इज इक्वल टू के y1 स्क्वायर, कितना है भाई I1, प्लस के y2 स्क्वायर, कितना है भाई I2 प्लस। अब आराम से काम करेंगे, इसको मैंने नाम दे दिया I1, टू ड्यू टू 1 और 2 दोनों का मिला के आ रहा है सारा। ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, दिस इज योर इंटरफेरेंस टर्म, ये इंटरफेरेंस प्रोड्यूस कर रही है, ये जो टर्म है, दिस इज, इस टर्म को मुझे डिस्कस करना है। मैंने क्या, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो मैं ऑरली पढ़कर आया हूं कि भी ठीक है, ऐड हो जाती है, और वहीं से कंसेप्ट ऑफ इंटरफेरेंस निकालना है मुझे। पहले मैंने कहा एक सिंगल सोर्स से वेव यहां पहुंचती है तो उसका टाइम एवरेज ये आ जाता है, अगर नीचे वाले से पहुंचती है तो उसका टाइम एवरेज ये आ जाता है, अगर दोनों से भेजता हूं
तो मेरा प्रिंसिपल कहता है कि दोनों के एम्पलीट्यूड ऐड हो जाते हैं। मैंने कहा फिर ये आना चाहिए। जब ये आया तो उससे ये टर्म निकली, ये मुझे पता है निकाल ली मैंने, ये मुझे पता है मैंने निकाली हुई है, क्योंकि बेसिकली तो ये के वाई वन है तो ये के वाई टू है ना बेसिकली। तो ये जो टर्म है ये मेरी इंटरफेरेंस टर्म है, ये जो मिल रहे हैं आपस में इंटरफेरेंस टर्म है। इसको मुझे टर्म को डिस्कस करना है, कोई डाउट हो। अब इस टर्म को डिस्कस करते हैं। लो जी, इसको रब कर लेते हैं अब यहां से, ठीक है ना। मुझे क्या करना है, इस इंटरफेरेंस टर्म को डिस्कस करना है। देख लो मैंने ऊपर ही लिखा है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट ऑफ इंटरफेरेंस। अब इस टर्म को लिखते हैं। सो I12 बराबर है 2k y1 y2। व्हाट इज y1? क्या था अभी आपके पास? अभी a1 साइन ऑफ ओमेगा 1t प्लस phi1 इंटू साइन ऑफ ओमेगा 2t प्लस phi2। यही था बच्चा जी। a2 भी था साथ में। तो व्हाट इज I12? 2k a1 a2। अब एक फॉर्मूला है, वो क्या है? 2 साइन a साइन ऑफ b इज इक्वल टू कॉस ऑफ a माइनस b माइनस कॉस a प्लस b। कुछ याद हो आपको? ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला आपका ये, लगाओ इसको। 2 एडजस्ट कर दिया इसके अंदर, साइन कॉस a माइनस b, कॉस ऑफ a माइनस b। व्हाट इज a? देखो भाई a कितना है, ये रहा ओमेगा 1t या ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू टी, ठीक है जी, प्लस phi1 माइनस phi2। एक तो ये टर्म बनेगी और ये कॉमन आ गई, माइनस साइन माइनस, ठीक है। कॉस ऑफ क्या बनेगा अभी? ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू टी प्लस phi1 प्लस phi2। आराम से देखो, ये 2 मैंने एडजस्ट कर दिया, के a1 a2। अब कॉस a माइनस b, ये सारा a है और ये सारा b है। ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू टी अलग लिख लिया, प्लस phi1 माइनस phi2। नीचे आए माइनस साइन लगा दिया, कॉस। अब क्या करना है? माइनस, सॉरी पहले माइनस था, प्लस करना है। ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, 2 ये लिख दिया और प्लस ये लिख दिया। अब इसका मुझे क्या निकालना है? टाइम एवरेज निकालना है, क्योंकि अगेन वेरिएबल तो है ये भी। इसको तो, पहले को तो एवरेज लिख दिया मैंने, इसको मैंने टर्म बनाया, इसका भी टाइम एवरेज नहीं निकाला, इसको मैंने टर्म बनाया। अब टाइम एवरेज ध्यान से देखो क्या आएगा, ये के a1 a2। अब आराम से बात करते हैं। इस वाले का तो टाइम एवरेज 0 आ जाएगा, क्योंकि जब स्केयर करेंगे पहले, जब टाइम एवरेज निकालेंगे पहले स्केयर करेंगे ना, इस टर्म का तो 0 आ जाएगा। इस टर्म का ये डिपेंडेंट टर्म है। अब कहता है ये 0 कब आएगा? अगर ओमेगा 1 और ओमेगा 2 बराबर नहीं। अगर बराबर है फिर तो वैसे ही 0 बन रहा है ये, लेकिन अगर बराबर नहीं है तब 0 आएगा। अगर ओमेगा, देखो यहां तो प्लस था, मींस इसकी कुछ वैल्यू है, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, ये तो 0 आ जाएगा। ये अगर ये बराबर हैं तब तो वैसे ही 0 हो गया ना फैक्टर। यहां तो टी है नहीं, ये तो टाइम वेरी नहीं कर रहा, इसकी बात कर रहा हूं। लेकिन अगर बराबर नहीं है तो 0 आएगा। अगर बराबर हैं, फर्स्ट टर्म तो 0 होगी, सेकेंड टर्म इफ ओमेगा 1 बराबर है ओमेगा 2 तो क्या बन जाएगी? कॉस ऑफ phi1 माइनस phi2 बन जाएगी। सेकेंड टर्म चेक कर लो बच्चा जी, दोबारा लिख रहा हूं मैं इसको। तो सेकेंड टर्म क्या बन जाएगी? कॉस ऑफ phi1 माइनस phi2 बन जाएगी। कोई डाउट हो बच्चा जी आपको? सेकेंड टर्म ये आ रही है भाई। व्हाट आई एम सेइंग, सेकेंड टर्म तो 0 है ऑन टाइम एवरेज, क्योंकि इसकी टाइम फैक्टर यहां आ रहा है। टाइम जब 0 to 2 पाई लूंगा तो वो खत्म हो, सॉरी 0 to कैपिटल डी लूंगा तो खत्म हो जाएगा। इस केस में अगर ये बराबर है तब तो ये वैसे ही 0 हो गया ना, लेकिन अगर बराबर नहीं है, अगर बराबर नहीं है तब 0 आएगी। तो दो सिचुएशन है यहां पर। अगर ये बराबर हैं तब तो ये फैक्टर आएगा, अगर बराबर नहीं है तो ये 0 आ जाएगा, ये फैक्टर भी, मतलब खत्म ही हो जाएगा अगर बराबर नहीं है। बात को समझो जो मैं कहना चाह रहा हूं। मैंने कहा ये मेरी इंटरफेरेंस टर्म है,
अगर ये दोनों बराबर नहीं हैं तो ये टर्म सारी जीरो आ जाएगी, क्योंकि ये तो जीरो बन रहा है, ये वाला फैक्टर अगर बराबर नहीं है तो ये भी टाइम एवरेज जीरो हो जाएगा। इट मींस देयर इज नो इंटरफेरेंस टर्म। अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर नहीं है देयर इज नो इंटरफेरेंस। अगर बराबर है तब ये फैक्टर आएगा। बी केयरफुल। ये जो टर्म थी इसको मैं एक्सपेंड करता करता यहां ले आया। मैंने कहा इसमें दो टर्में आ रही हैं, एक टर्म ये वाली है, एक टर्म ये वाली है। टाइम एवरेज नीचे वाली का तो जीरो आएगा क्योंकि मुझे इसकी कुछ वैल्यू है, ये वाली बात। अगर ये बराबर नहीं है तो ये भी जीरो आ जाएगा, मींस ये टर्म ही पूरी जीरो हो जाएगी। तो यहां दो स्टेप लिख देते हैं, फिर ऐसे लिख देते हैं, यहां ऐसे लिख देते हैं। ठीक है जी, क्या लिखते हैं यहां पर? टाइम एवरेज ऑफ सेकंड टर्म विल बी जीरो, कोई भी वैल्यू हो आपकी ओमेगा 1 ओमेगा 2 की। ठीक है, टाइम एवरेज ऑफ सेकंड टर्म की बात किया। फर्स्ट टर्म विल बी जीरो, कब आएगा? इफ ओमेगा 1 नॉट इक्वल टू ओमेगा 2, ये जीरो आ जाएगा। सो I12 क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। अगर ओमेगा 1 ओमेगा 2 के बराबर नहीं है तो दोनों टर्मों का टाइम एवरेज जीरो हो जाएगा और इस टर्म की कोई वैल्यू नहीं है, खत्म हो गई है। सेकंड केस, इफ ओमेगा 1 बराबर है ओमेगा 2, तब क्या होगा? ये जीरो होगी, इसकी वैल्यू आएगी K(A1)(A2) cos ऑफ φ1 माइनस φ2। अब इसकी वैल्यू आएगी, बी केयरफुल। तो जब अगर ओमेगा 1 बराबर ओमेगा 2 है तब इस टर्म की एग्जिस्टेंस है और वही आपकी इंटरफेरेंस टर्म है। तो अगर दो वेव्स हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, वो अगर सुपर इंपोज करती हैं, ठीक है, तब आपके पास इंटरफेरेंस टर्म आ रही है। अब नंबर 2, अगर ये दो सोर्सेज इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि आपने कहा लाइट की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है 10 to 15 हर्ट्ज, तो इंडिपेंडेंट सोर्सेज को एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल है टू गेट इंटरफेरेंस, क्योंकि अगर वो ये φ1 माइनस φ2 क्या है? थ्रू आउट फेज डिफरेंस, कांस्टेंट फेज डिफरेंस चाहिए मुझे यहां पर। तो अगर दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं तो वो भी आपको यू कैन से कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं दे पाएंगे। तो ये दिस φ1 माइनस φ2 इज कांस्टेंट। हर मोमेंट के ऊपर उसका फेज, मान लो उसमें कुछ चेंज आया तो उतना ही चेंज उसमें भी आ गया, तभी तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, तभी तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। सो दिस इज यू कैन से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से मैंने कंसेप्ट ऑफ इंटरफेरेंस निकाला है आपका। कोई डाउट हो आपको? कोई डाउट हो बच्चा जी? मैंने क्या कहा कि पहले ये अलग से जा रही है तो इंटेंसिटी है ये वाली, टाइम एवरेज, ये अलग से जा रही है तो इंटेंसिटी है ये वाली, दोनों इकट्ठी जा रही हैं तो ये बेसिक रूल सुपरपोजिशन का ये कहता है। उसको एक्सपेंड किया, ये आ गया, इसकी वैल्यू मैंने निकाली है ऊपर सॉल्व करके, कितनी आ रही है? वो ये आ रही है। मैंने कहा था सिमिलरली इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, तो I1 I2, इसको एक नाम दे दिया और मैंने कहा ये इंटरफेरेंस टर्म है। फिर इस टर्म को मैंने यहां लिखा 2K A1 वैल्यू Y1 की, A वैल्यू Y2 की। मैंने कहा 2K A1 A2 आएगा प्लस फैक्टर आएगा, उसको मैंने साथ साथ सॉल्व कर दिया, 2 को एडजस्ट कर दिया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ठीक है जी, मैंने कहा यहां दो टर्में बनी हैं, जो सेकंड टर्म है उसका तो टाइम एवरेज जीरो आएगा, फ्रीक्वेंसी कोई भी हो, लेकिन जो फर्स्ट वाली है अगर ओमेगा 1 बराबर ओमेगा 2 नहीं है तो वो भी जीरो आ जाएगा। इसका मतलब ये टर्म ही खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर ओमेगा 1 बराबर ओमेगा 2 है तब ये एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी उस टर्म की। वो जो कांस्टेंट वैल्यू आई वो ये आई, इसके अंदर ये 2 K A1 A2 और cos φ1 माइनस φ2 आ गया। मींस ये एक फेज डिफरेंस आ गया साथ में। मैंने बता चुका, मैंने अभी यहां पर आपका जो लिखी थी इक्वेशन, पाथ डिफरेंस को फेज डिफरेंस में कन्वर्ट किया था।
अब मैंने कहा लाइट सोर्सेज की फ्रीक्वेंसी बहुत फास्ट वेरी करती है, तो दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज आपके जो है वो कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं दे पाएंगे, उनको मुझे डिराइव करना पड़ेगा। मेरे पास मेथड है, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट है, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड है, वो बातें बाद में करेंगे। अभी तो कैसे हम डिराइव करते हैं वो भी बात करेंगे सारी। इसका मतलब अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तब ये टर्म मेरे पास आएगी। इट मींस टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, या तो ये जीरो हो जाए, cos 0 1 होता है, जीरो फेज इनिशियल फेज डिफरेंस और एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस अगर वो सुपर इंपोज कर रही है, गिव राइज टू फिनोमिनन ऑफ इंटरफेरेंस। कोई डाउट हो इसके अंदर आपको? कोई डाउट हो बच्चों जी इसके अंदर आपको? तो मैंने इस प्रिंसिपल से कंसेप्ट निकाला है आपका इंटरफेरेंस के। अगर ये ω1 बराबर ω2 है तो ये कांस्टेंट टर्म बन जाएगी और ये जीरो हो जाएगी। अगर बराबर नहीं है तो दोनों का टाइम एवरेज जीरो होगा। तो अब इसको लिखते हैं फिर अभी। लो जी, तो अब मैंने कहा जो मेरे पास टोटल इंटेंसिटी आ गई है एट एनी पॉइंट, उसको लिख देते हैं। आपके पास व्हाट इज आई आर, अब आई आर को लिखते हैं। आई आर हाँ जी, व्हाट इज आई आर? I1 था प्लस I2 था और ये वैल्यू आई है I12 की, दैट इज KA1A2 cos of phi1 minus phi2. So this is equal to I1 plus I2 plus, हाँ जी। मैं क्या कर रहा हूं बच्चा, एक तो यहां 2 लगा रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, और इसको कर रहा हूं k स्क्वायर A1 A2 बाय 4 अंडर द रूट A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर और cos ऑफ phi1 माइनस phi2। चेक करें जरा एक बारी, ये रूट में सारा यही आ जाएगा, 4 बाहर आके सब कुछ ठीक हो गया। तो दिस इज योर I1 प्लस I2 प्लस 2, k A1 स्क्वायर बाय 2, k A1 स्क्वायर बाय 2 I1 है, और एक के ये इसके, चलो इसके 2 स्टेप कर देते हैं। एक तो कर दिया मैंने k, इसके फिर 2 स्टेप कर देते हैं, k A1 स्क्वायर बाय 2 इंटू k A2 स्क्वायर बाय 2, ठीक है, अंडर द रूट इंटू कॉस ऑफ phi1 माइनस phi2। सो व्हाट इज आई आर, चेक कर लो, I1 प्लस I2 प्लस 2, I1 I2 रूट के अंदर और कॉस ऑफ phi1 माइनस phi2। दिस इज योर रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट ए पॉइंट अगर वहां पर इंटरफेरेंस हो रहा है। कोई डाउट हो? अगर वहां पर इंटरफेरेंस हो रहा है तो ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट ए पॉइंट आ जाएगी। तो मैंने इंटरफेरेंस के कंसेप्ट को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से निकाला है, देख लो आपके सामने है। कोई डाउट हो बच्चा जी? कोई डाउट हो बच्चा जी? चलें आगे। तो मुझे अगर ये कंसेप्ट मिल गया, अब इंटरफेरेंस की थ्योरी करते हैं। अब सीधी बात करते हैं कि मेरे पास 2 सोर्सेज हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों के एम्पलीट्यूड, अब सारी बातें करेंगे कि फ्रीक्वेंसी सेम है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, तो क्या होगा, इसको इसी रिजल्ट को फर्दर एक्सटेंड करेंगे। पहले 2 इक्वेशन लेके पहले यहां तक पहुंचेंगे, उसको फर्दर एक्सटेंड करेंगे, फिर और काम करेंगे। लो नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस। थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस, अब मुझे वो जो पीछे डिराइव किया है वो तो मैंने एक कंसेप्ट बनाया था, बाकी काम करते हैं आराम से। मैंने कहा ये 2 आपके पास सपोज कर लीजिए, एक इस सोर्स है, उससे मैंने 2 स्लिट्स बना ली अपनी, दोनों को लाइट मिल रही है, और ये कोई पॉइंट P है यहां पर जहां पर ये रेज पहुंच रही है। व्हाट इज थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस? तो मैंने कहा मान लो पहले वाली जो है y1 इज इक्वल टू A1 साइन ऑफ ओमेगा t है, और दूसरे वाली जो है
y2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई है। अब एक शुरू से कांस्टेंट फेज डिफरेंस दोनों में बना लिया मैंने। व्हाट माय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी, a1 सॉरी, प्लस a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। सिंपल मैथ करते हैं सारा इसके अंदर हम। a1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस a2 साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस ऑफ फाइव प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी साइन ऑफ फाइव। कोई डाउट हो बच्चा जी? सो साइन ऑफ ओमेगा टी कॉमन आ जाएगा, a1 बन जाएगा प्लस साइन ऑफ, यहां से आ जाएगा a2 कॉस ऑफ फाइव, यही बनेगा बच्चा जी, प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी ब्रैकेट में a2 क्या आया यहां से, साइन ऑफ फाइव आ जाएगा। ये पहले भी पढ़कर आए हम, पढ़ते हैं मतलब, तो इसको पुट कर लो आप। दिस इज y, a1 प्लस a2 कॉस फाइव, सपोज कर लीजिए इसको, दिस इज योर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बना देते हैं AR और कॉस ऑफ थीटा कर देते हैं, और दूसरे वाले को a2 साइन फाइव को कर देते हैं AR साइन ऑफ थीटा, पुट कर देते हैं y इज इक्वल टू, तो यहां पर AR कॉस थीटा पुट करना है मुझे, AR कॉमन आ जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस ऑफ थीटा, प्लस यहां पर भी पुट करना है, तो यहां आ जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा टी साइन थीटा। ठीक है, थीटा नॉट फाइव, थीटा सॉरी। ठीक है, ये साइन है, कॉस भी, कॉस है साइन भी, y इज इक्वल टू AR। ठीक है, क्या बन जाएगा ये, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा बन जाएगा। राइट, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया। दिस इज योर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड y आ गया। कोई डाउट हो यहां तक? अगर और आपने इसको चाहो तो इन दोनों को डिवाइड कर लो, यहां से टेंजेंट थीटा भी आ जाएगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बच्चा जी, a2 साइन फाइव अपॉन a1 प्लस a2 कॉस फाइव। एग्जैक्टली सेम नहीं, जो पहले वेक्टर एडिशन कर आए वही तो है ये, वही तो है ये, और क्या है। अब इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लो, वहां से AR आ जाएगा, स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं तो AR स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, a1 प्लस a2 कॉस फाइव का स्क्वायर प्लस a2 साइन फाइव का स्क्वायर, यहां से बन जाएगा a1 स्क्वायर पहले यहां से। अब देखो यहां से a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव और a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, तो दो स्टेप इकट्ठे कर रहा हूं मैं, ये बन जाएंगे a2 स्क्वायर प्लस यहां से एक और टर्म आएगी 2a1 a2 cos of phi under the root, that will be your AR। आपने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी निकाल दिया और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का एंगल विद A1 भी निकाल दिया, क्योंकि विद A1 निकलता है ये। कोई डाउट हो आपके इसके अंदर? कोई डाउट हो बच्चा जी? अब आगे चलते हैं। ये क्या आया, एम्पलीट्यूड एट पॉइंट आया P के ऊपर, यही सारी बातें कर रहा हूं मैं। दिस इज एम्पलीट्यूड एट पॉइंट P, मैंने क्या आ गया, दिस इज एम्पलीट्यूड एट पॉइंट P आ गया मेरे पास। सो व्हाट इज इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी भाई, इंटेंसिटी कौन सी इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है बच्चा जी, और IR इज इक्वल टू K AR स्क्वायर, एम्पलीट्यूड ये आया मेरे पास। ठीक है जी, दिस इज इक्वल टू K AR स्क्वायर, दैट इज A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ फाइव। राइट, K को अंदर ले जाओ, K A1 स्क्वायर K A2 स्क्वायर प्लस 2K A1 A2 cos of phi। What is intensity of first one? That will be K A1 square. What is of second source? K A2 square। यही होती है इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर।
तो ये बन जाएगा I1 प्लस I2 प्लस, ठीक है जी, 2 I1 I2 रूट कॉस ऑफ फाइव। पहली बात तो मैं वहीं पहुंच गया जहां से चला, जो मैंने वहां पर ए बी इनिशियो मेथड से काम किया था, यहां डायरेक्ट कर दिया वही वाला काम। अब ये इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी? अगर कॉस फाइव प्लस 1 होगा। सो आई मैक्सिमम क्या बन जाएगी भाई? वो आई मैक्सिमम I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 I2 रूट इज इक्वल टू I1 रूट प्लस I2 रूट होल स्क्वायर। ये बन जाएगी, चेक कर लो भाई, ये बनेगी, चेक कर लो। व्हाट इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड? ए मैक्सिमम कितना बनेगा? इसको ऊपर कर, यहां इधर इसको भी रब करेंगे सारे को। व्हाट विल बी योर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड? ए मैक्सिमम कितना बनेगा उसकी भी बात कर लेते हैं। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना बनेगा भाई? ए मैक्सिमम। व्हाट विल बी योर, पहले मैंने निकाल दिया आई मैक्सिमम, व्हाट विल योर ए मैक्सिमम, यहां से निकल जाएगा, इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, क्योंकि कॉस फाइव क्या करो प्लस 1 क्या रहेगा, अंडर द रूट, दिस इज इक्वल टू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। दिस इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, सॉरी रूट भी है साथ में, A1 प्लस A2। मैक्सिमम इंटेंसिटी ये आ गया, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ये आ गया। व्हाट अबाउट मिनिमा? इंटेंसिटी मिनिमम कब होगी भाई? सॉरी ये तो चलो हो गया बात, मैक्सिमा की बात होगी, मैक्सिमा की बात कर ली सारे। अभी मैक्सिमा की बात को इन टर्म्स ऑफ फेज एंगल भी निकाल देते हैं, चलो इसको भी कर देते हैं। आपने कहा है इस सारे के लिए ये प्लस 1 कब होगा? अगर कॉस फाइव प्लस 1 होगा। यहां एक वर्ड लगा देता हूं, मैक्सिमा वर्ड लगा देता हूं, मैक्सिमा, नीचे लगाता हूं वर्ड फॉर मैक्सिमा, यहां लगाता हूं फॉर मैक्सिमा, फॉर मैक्सिमा। आपने कहा अगर cos फाइव प्लस 1 हो जाए तो ये आपका ए मैक्सिमम आ गया और ये आपका आई मैक्सिमम। कब आया है ये? अगर cos फाइव, या इसको भी यहां से निकालता हूं, ऊपर करते हैं सारा काम, क्योंकि मुझे इकट्ठा करना है, इसको यहां से रब कर रहा हूं मैं, इसको ऊपर करते हैं सारा काम, ये सारा काम ऊपर करते हैं, ये सारा काम ऊपर करते हैं बच्चा जी। लो जी, मैंने क्या कहा? मुझे मैक्सिमा मिनिमा की बात करनी है अब, फॉर मैक्सिमा, राइट। ये ए आर है और ये आई आर है, ये तो निकाल ली मैंने, फॉर मैक्सिमा। फॉर मैक्सिमा कॉस फाइव इज इक्वल टू प्लस 1 इज इक्वल टू कॉस ऑफ एन पाई, क्योंकि कॉस 0 1, ठीक है, कॉस 0 1, कॉस 1 पाई बनेगा, पाई मीन्स माइनस कॉस पाई, फिर प्लस 1, देख लो भाई, हाँ जी, कॉस एन पाई लिखा है मैंने, पहले कॉस 0 आएगा या कॉस 2n पाई, 2n पाई, एन पाई तो क्या दे देगा आपको? प्लस माइनस 1 दे देगा, कॉस 2n पाई। कोई डाउट हो बच्चा जी? क्योंकि अगर n 0 है कॉस 0 1, अगर n 1 है कॉस 2 पाई अगेन प्लस 1, क्योंकि माइनस 1 तो मेरा उसमें चला जाएगा ना मिनिमा में, अभी माइनस 1 तो मिनिमा में जाएगा मेरा, तो कोई डाउट हो, प्लस 1 चाहिए भाई मुझे, कॉस पाई इज इक्वल टू प्लस 1 लगाया मैंने। सो पहले तो व्हाट इज ए मैक्सिमम? ये बन जाएगी A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 अंडर द रूट इज इक्वल टू, दोनों का सम हो जाएगा भाई, एम्पलीट्यूड का सम हो जाएगा सिंपली। व्हाट इज आई मैक्सिमम? दैट विल बी I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 रूट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 विद रूट का स्क्वायर, ठीक है जी। व्हाट अबाउट फेज डिफरेंस? हम पढ़कर आए हैं कि जो आपका ये आपका क्या है? फेज डिफरेंस है। अब इसको पाथ डिफरेंस में कन्वर्ट करना है। व्हाट इज पाथ डिफरेंस? लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू फेज डिफरेंस, यही होता है बच्चा जी। सो लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू 2n पाई
इज इक्वल टू एन लैम्डा आ गया। इसका मतलब अगर आपके पास फेज डिफरेंस बराबर है, कितना है, 2n इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इवन इंटीग्रल मल्टी ऑफ पाई है, या पाथ डिफरेंस एन लैम्डा है, दोनों ही केसेस के अंदर आपके पास मैक्सिमा बनेंगे। चेक कर लो भाई, अगर फेज डिफरेंस 2n पाई है और पाथ डिफरेंस कितना है, एन लैम्डा है, और फेज डिफरेंस कितना है, फेज यहां लिख देते हैं, फ्रॉम अबव फेज डिफरेंस कितना है, 2n पाई। तो अगर फेज डिफरेंस ये है या पाथ डिफरेंस ये है, दोनों ही केसेस में मैक्सिमम बनेगा। सो फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट द फेज डिफरेंस बिटवीन द इंटरफेरिंग बीम्स शुड बी इवन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। इवन इंटेग्रल, इवन मींस 0, 2, 4, 6, 8, और शुड बी इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, मींस 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4। तो अगर मुझे इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस बात करनी है तो दोनों वेव्स जो इंटरफेयर कर रही हैं उनके अंदर फेज डिफरेंस इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए, या पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होना चाहिए। अब मुझे बात करनी है मिनिमा की भाई, अब मुझे बात करनी है मिनिमा की। इसको यहां से रब कर लेते हैं, ठीक है। अब मुझे सारा कुछ पता है, सिर्फ माइनस मत। अब मिनिमा कब होगा, अगर ये तो अब रिजल्ट मुझे याद है सारे, ये मिनिमा कब होगा भाई, अगर cos फाई क्या हो जाए, -1 हो जाए, cos फाई क्या हो जाए, -1 हो जाए। अब -1 कब होगा, अगर वो पाई हो, 3 पाई हो, 5 पाई हो, फॉर मिनिमा, फॉर मिनिमा cos फाई इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू cos ऑफ 2n - 1 पाई। ठीक है बच्चा, तो लो जी, व्हाट विल बी ए मिनिमम इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 इज इक्वल टू a1 माइनस a2। ठीक है जी, व्हाट विल बी i मिनिमम इज इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस 2i1 i2 रूट इंटू -1 इज इक्वल टू i1 रूट माइनस i2 रूट स्क्वायर। कोई डाउट हो बच्चा जी? व्हाट इज फेज डिफरेंस? फेज डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चा जी? 2n - 1 पाई आ रहा है। तो पाथ डिफरेंस कितना बन जाएगा? इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 2n - 1 पाई इज इक्वल टू 2n - 1 लैम्डा बाय 2। इसका मतलब फॉर मिनिमा फेज डिफरेंस शुड बी ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, और पाथ डिफरेंस शुड बी ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। इन दोनों केसेस में आपको क्या मिलेगा? मिनिमा मिलेगा, और ऊपर वाले केसेस में मैक्सिमा मिलेगा। कोई डाउट हो बच्चा जी? कोई डाउट हो बच्चा जी? देख लो, कोई डाउट हो बच्चा जी? तो ये मेरे पास थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस है कि इंटरफेरेंस में ऐसे काम करना मैंने। चलें आगे, अब कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, इसको और आगे क्लियर करते हैं। देख लो, कोई डाउट हो? कोई डाउट हो बच्चा जी? चले, न्यूमेरिकल से पहले एक और काम करेंगे, दैट इज इंटरफेरेंस एंड एनर्जी कंजर्वेशन। एक छोटा सा काम और करेंगे भाई पहले। इंटरफेरेंस एंड एनर्जी कंजर्वेशन। व्हाट विल बी आई मैक्सिमम? इंटेंसिटी कितनी आई भाई? अभी आपने कहा है √I1 प्लस √I2 होल स्क्वायर, या आप चाहो तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, A1 प्लस A2 का स्क्वायर। आपकी मर्जी है, जैसे मुझे लिखो भाई। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ये है, उसका स्क्वायर कर लो, इंटू के लगा दो, क्योंकि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, और इंटेंसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ठीक हो गया? ऐसे ही आई मिनिमम
कितनी आ जाएगी, के A1 माइनस A2 का स्क्वायर मैक्सिमम। तो व्हाट इज एवरेज इंटेंसिटी, कैसे निकालेंगे, एवरेज I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। तो क्या बन जाएगा बच्चा जी को, के A1 प्लस A2 का स्क्वायर प्लस के A1 माइनस A2 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व करके आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, यहां से A1 स्क्वायर आएगा प्लस A2 स्क्वायर आएगा प्लस 2A1 A2, यहां से माइनस 2A1 A2 कट जाएगा, तो वो बन जाएगा 2A1 स्क्वायर प्लस 2A2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व करके आ जाएगा के A1 स्क्वायर प्लस के A2 स्क्वायर और I एवरेज इज इक्वल टू I1 प्लस I2। देख लो, डाउट हो उसके अंदर। ये तो ड्यू टू इंटरफेरेंस है। अगर मैंने कहा एक सोर्स वैसे जा रहा है दूसरा वैसे जा रहा है, तो व्हाट इज इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी I1 प्लस I2। तो कहता है इट इज सिंपली रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, और कुछ नहीं है यहां पर, कहता है सिंपली रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। अब मैंने अभी क्या कहा था कि एक सोर्स है, ये दो पिन होल्स बनाए मैंने, और यहां से लाइट आ रही है, ये यहां जा रही थी। इनकी कुछ विड्थ पे भी डिपेंडेंट होती है। वो क्या कहता है, जो I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर, मैंने के वो के काट दिया क्योंकि कट गया ऊपर से, इज इक्वल टू W1 बाय W2। तो जितनी विड्थ ज्यादा होगी उतनी ही इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा होगी, जितनी विड्थ ज्यादा होगी उतनी ही इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी ज्यादा होगी। एक ये भी कंसेप्ट मुझे न्यूमेरिकल में काम आएगा। मैंने क्या कहा है कि देखो, पहले मैंने कहा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में एक इंटरफेरेंस टर्म निकाली थी कि अगर वो बराबर होगी तो इंटरफेरेंस होगा। अब इंटरफेरेंस हो भी रहा है, वो भी कहता है सिंपली रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है। लेकिन इंटरफेरेंस होता कब है, अगर दोनों सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स हैं और उनमें कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, तो इंटरफेरेंस होगा। मींस कहीं कम कहीं ज्यादा बनेगा, और वो सिंपली टोटल एनर्जी कहीं वेस्ट नहीं हो रही है। अब न्यूमेरिकल में चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखो, कहता है रेशो ऑफ स्लिट विड्थ्स, रेशो ऑफ स्लिट विड्थ्स इज 4:1। ठीक है, ये 4:1 है भाई। फाइंड रेशो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी। अभी आपने कहा है कि W1 बाय W2 इज इक्वल टू I1 बाय I2 होती है, इज इक्वल टू A1 स्क्वायर बाय A2 होती है। तो आपके पास इसका मतलब ये हो गया I1 बाय I2 इज इक्वल टू 4:1 आ गई, और यही किसके बराबर है, A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर के बराबर है। ठीक हो गया, राइट, यही मतलब बन गया। व्हाट इज I मैक्सिमा, अभी आपने कहा है क्या होता है भाई, वो बाय I मिनिमा। I मैक्सिमम है। आप चाहो तो यहां से A1:A2 भी निकाल सकते हो। A1:A2 इज इक्वल टू 2:1 आ जाएगा, 2/1, और A1:A2 कितना आ जाएगा, 2:1। व्हाट इज I मैक्सिमा बाय मिनिमा की रेशो, अभी आपने कहा है A1 प्लस A2 का स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 - 1 का स्क्वायर, 3/1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9:1 आ जाएगी। विड्थ पे डिपेंडेंट क्वेश्चन जो लास्ट में जाके छोटा सा बताया मैंने आपको, और यही क्वेश्चन आपका जेईई मेंस में आया है, देख लो। बिल्कुल छोटी सी बात थी, बिल्कुल छोटी सी बात। चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है I मैक्सिमम बाय I मिनिमम इज 16:1। फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल,
you can say source. So what is I maximum by I minimum is equal to I1 root plus I2 root cos square divided by I1 root minus I2 रूट का स्क्वायर, ये 6:1 है। तो यहां से क्या बन जाएगा, रूट I1 प्लस रूट I2 इज इक्वल टू 4 रूट I1 माइनस रूट I2। तो यहां से आ जाएगा, इधर आके प्लस के बन जाएंगे 4I2 सॉरी 5I2 रूट बराबर है 3I1 रूट। चेक कर लो बच्चों जी, क्योंकि ये 6:1 है मैक्सिमम बाय मिनिमम, तो इधर जाके ये प्लस का हुआ, ये इधर आके इधर जाके 4 चला गया, तो 4 इधर आके 3 इधर आके 5। तो व्हाट इज I1 बाय I2 रूट के अंदर, ठीक है जी। I1 बाय I2 इज इक्वल टू 5/3 रूट के अंदर है, और I1 बाय I2 की रेशियो 25/9 है। ये भी क्वेश्चन जेईई में नहीं आया आपका, ये भी 2019 में आया है, क्योंकि डिफरेंट सेट्स है, डिफरेंट क्वेश्चंस कर रहा हूं मैं आपके डिफरेंट सेट्स के। लेकिन कब, जब मुझे कंसेप्ट क्लियर है तभी कर सकता हूं इसको भी मैं। चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मींस 2 सोर्सेज लिए, दोनों की इंटेंसिटी बराबर थी सोर्सेज की। तो ये 2 सोर्स लिए और कोई ये पॉइंट P है, यहां पर मैंने इंटेंसिटी निकाली मैक्सिमा की और मिनिमा की। कब मैक्सिमा होगी कब मिनिमा होगी, दोनों सेम सोर्स हैं। तो व्हाट विल बी I मैक्सिमा बाय I1 रूट प्लस I2 रूट का स्क्वायर, यही होती है बच्चा जी। व्हाट इज I मिनिमा, I1 रूट माइनस, दोनों की विड्थ बराबर है, तो मैं पढ़ चुका हूं, अगर विड्थ बराबर है तो इंटेंसिटी बराबर होती है। विड्थ ऑफ S1 एंड S2 इज सेम। अगर विड्थ सेम है, मैं ये पढ़ चुका हूं, इंटेंसिटी बराबर होती है, तो ये बन जाएगी रूट I प्लस रूट I 2 रूट I, ये बन जाएगी 4I और ये बन जाएगी 0। थ्योरी के अकॉर्डिंग चल रहा हूं। अब क्या कहता है कि मैंने दोनों में से एक की विड्थ डबल कर दी, किसी की एक कर लो कोई दिक्कत नहीं है, पहले वाले की कर दी, चलो मैंने डबल कर दी। अब मुझे बताओ कि यहां पर इंटेंसिटी जो है वो सिर्फ मिनिमा की चेंज होगी, या सिर्फ मैक्सिमा की चेंज होगी, या दोनों की चेंज होगी, या मैक्सिमा की बढ़ेगी मिनिमा की डिक्रीज होगी, या मैक्सिमा की बढ़ेगी मिनिमा की, को कह रहा जो भी पॉसिबल सिचुएशन मुझे बताओ। ठीक है, करते हैं। when width is different, when width of S1 is increased, क्योंकि इस किसी एक के अकॉर्डिंग बात करूंगा ना बेटा, रिजल्ट तो दोनों में चलेगा, इज इंक्रीज्ड। ठीक है जी, तो व्हाट इज योर I मैक्सिमम, डैश लगा देते हैं, रूट I1। अब मान लो मैंने क्या कर दिया, वो ईटा टाइम्स कर दिया प्लस I2 रूट का स्क्वायर, यही बनेगी बच्चा जी। ईटा टाइम्स कर दिया ना, बढ़ा दिया, ईटा टाइम्स कर दी, तो यहां से रूट ईटा प्लस 1, ठीक है जी, और I बाहर आ जाएगा, इसका स्क्वायर यही बनेगा। चेक कर लो भाई, क्योंकि I रखा पहले यहां पर मैंने, I का रूट स्क्वायर है, साथ साथ I बाहर आ गया, यहां रूट रह गया, यहां +1 रह गया। व्हाट इज I मिनिमा डैश, क्या बन जाएगा वो, ईटा I1 माइनस I2 रूट के अंदर का स्क्वायर इज इक्वल टू I कॉमन ईटा रूट माइनस 1 का स्क्वायर। अब ये आपका 1 से बड़ा है, क्योंकि 1 होगा तो 4I आएगा ना, 1 से बड़ा है। अब ये 1 से बड़ा है तो 0 नहीं आएगा, तो इंटेंसिटी आपकी मैक्सिमास और मिनिमस दोनों की बढ़ेगी, आपकी ये दोनों की बढ़ेगी बच्चा जी। 2000 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन IIT में, छोटा सा कंसेप्ट है। कोई डाउट हो बच्चों आपको, कोई डाउट हो बच्चों जी आपको इस क्वेश्चन में? वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन, वेरी कंसेप्चुअल।
सिंपल विड्थ से बात की है मैंने, विड्थ जो मैंने लास्ट में सिर्फ 1 मिनट में बताया था कि अगर विड्थ के बराबर होती है इंटेंसिटी, विड्थ बढ़ेगी तो इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, 2 वेव्स हैं, एक है y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6, एक वेव है y2 इज इक्वल टू 3a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 6। कहते हैं अगर फर्स्ट वाले की इंटेंसिटी ऑफ सोर्स I है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट बताओ। सो व्हाट इज रिजल्टेंट इंटेंसिटी, हम क्या पढ़ कर आए हैं, I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 कॉस ऑफ फाई, और ये फाई क्या था, फेज डिफरेंस था भाई। अब अगर इसकी I है तो इट मींस I इज इक्वल टू के ए स्क्वायर है I1। ठीक है, व्हाट इज I2, क्या बन जाएगी, k इंटू 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 9ka स्क्वायर इज इक्वल टू 9i। आ गई बच्चा जी, चेक कर लो, ठीक हो गया। व्हाट इज φ1 माइनस φ2, इस सारे को क्या बोलते हैं, सॉरी, इस सारे को क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं बेटा जी। इस सारे को फेज बोलते हैं। ये तो टाइम ओमेगा सेम है तो इसलिए फेज सिर्फ ये आएगा, क्या आएगा, फाई। वैसे तो फेज ये होता है बच्चा जी, ध्यान रखना इतनी बातों का तो, लेकिन चलो क्योंकि मेरे केस में क्या है, ओमेगा दोनों का सेम है, इसलिए मैंने सिर्फ इन वाले एंगल की बात कर दी। वो मैं प्रूव कर चुका हूं थ्योरी के अंदर भी कि सिर्फ मुझे ये वाले माइनस करने हैं, ओमेगा क्योंकि मेरा सेम है और टाइम भी सेम है, अदरवाइज तो वैसे सारे ही है वो दिए। सो पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6 सॉल्व करके पाई बाई 3 आ जाएगा बच्चा जी। मैं फिर कह रहा हूं वैसे ये लेकिन मैं ये प्रूव कर चुका हूं इन द कंसेप्ट ऑफ इंटरफेरेंस के दोनों सेम टाइम पे सेम फ्रीक्वेंसी है, तो सिर्फ इनका डिफरेंस लेना होता है मुझे, ठीक है ना। तो लो जी, व्हाट इज I1 I, व्हाट इज I2 9i प्लस 2 इंटू I इंटू 9i इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 3 कॉस 60 डिग्री, राइट। कॉस 60 मीन्स 1/2, सो दिस इज I प्लस 9i, 2 कैंसिल हो गया बेटा जी, तो ये सॉल्व करके आ गया 3i, दैट इज 13i इंटेंसिटी आ गई। ठीक है जी, देख लो कोई डाउट हो तो। चलें आगे, नेक्स्ट देखो, यहां पर फेज डिफरेंस की बात कर ली, इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। नेक्स्ट देखो बेटा, 2 सोर्सेज हैं, उनकी इंटेंसिटी है I एंड 4i, ठीक है, ये 2 सोर्सेज हैं। कोई एक पॉइंट A है, यहां पर जो फेज डिफरेंस है फाई है वो पाई बाई 2 है, कोई और पॉइंट है B, वहां फेज डिफरेंस है पाई, ठीक है। कहता है डिफरेंस इन इंटेंसिटी ऑफ ए एंड बी, आई ए माइनस आई बी। बताओ, तो जो पहला क्वेश्चन किया वो 2 दफा करना पड़ेगा, रिजल्ट को माइनस करना है, तो व्हाट विल बी आई ए, I1, ठीक है। पहले फॉर्मूला लिखता हूं, व्हाट इज आई आर, रिजल्टेंट डेंसिटी, फॉर्मूला लिखे फिर वो दोनों में निकाल देंगे। I1 प्लस I2 2I1 I2 कॉस ऑफ फाई, यही होता है बेटा फॉर्मूला। तो व्हाट इज आई ए, I प्लस 4i प्लस 2 I इंटू 4i कॉस पाई बाई 2, 0 होता है भाई ये, तो सॉल्व करके आ जाएगा I प्लस 4i 5i। व्हाट इज आई बी, इज इक्वल टू I प्लस 4i प्लस 2 इंटू I इंटू 4i अंडर रूट के अंदर इंटू कॉस पाई इज -1 होता है भाई ये, -1, तो ये बन जाएगा I प्लस 4i प्लस, यहां से 2i बाहर आएगा, 4i इंटू -1 सॉल्व करके I आ जाएगी।
दोनों की इंटेंसिटी का डिफरेंस पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है, दैट इज 5i माइनस आई 4i। चेक कर लो बच्चा। तो आज हमने दो काम किए हैं, एक तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपका इंटरफेरेंस में कैसे आपकी हेल्प करता है। सेकंड, अब जब अगर मेरे पास सोर्सेज दोनों सेम फ्रीक्वेंसी, तो इंटरफेरेंस ने कैसे काम करना है उसकी थ्योरी को डिस्कस किया। तो दो काम किए हमने, कंसेप्ट ऑफ इंटरफेरेंस एंड इंटरफेरेंस। तो पहले मैंने कहा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट ऑफ इंटरफेरेंस, वहां से कंसेप्ट बनाया कि भी कब होगा ये काम, उसके बाद फिर थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस की। ठीक है बेटा, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे।